Good morning, student. Good morning, student. Class 6, Geography, chapter number 7. Chapter number 6. Major landform of the earth. We will read, learn, and discuss about mountains and mountain types. Fold mountains, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स यूज पढ़ रहे थे हम. हेल्पफुल्स एंड यूजेस ऑफ माउंटेन्स. यूजफुलनेस ऑफ माउंटेन्स के कुछ पॉइंट्स रह गए थे, दैट वी क्लियर. दे आर सोर्स ऑफ लाइफ गिविंग पेरेनियल रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. पेरेनियल रिवर और सीजनल रिवर. रिवर्स के 2 टाइप्स होते हैं. सीजनल यानी जो सीजन के अकॉर्डिंग फ्लो करती है, यानी इट मीन्स रेनफॉल के टाइम पे जिन रिवर्स में वाटर आता है वो सीजनल रिवर. पेरेनियल रिवर मीन्स वो रिवर जो हमेशा फ्लो करती है, उससे रेनफॉल से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, बारिश हो या ना हो, दे फ्लो फुल ऑफ द ईयर. ओके, पेरेनियल रिवर. फॉर एग्जाम्पल इंडस. तो जो माउंटेन्स जो है वो क्या है? माउंटेन्स जो है वो सोर्स है किसका? रिवर का, रिवर की लाइफ का, क्योंकि वहीं से तो फ्लो करती है. ठीक है. क्लाइमेट ओवर माउंटेन इज वेरी कूल बिकॉज एज वी मूविंग हायर फ्रॉम द सी लेवल टेम्परेचर टेंड टू डिक्रीज. जैसे जैसे हम सी लेवल से अबव जाते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, ऐसे ऐसे हमें टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा. इसलिए माउंटेन के ऊपर जो क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर होता है, वो बहुत लो होता है, वहाँ कोल्ड होता है. डैम अक्रॉस स्नोफर्ड रिवर्स आर द ग्रेट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर. फॉर एग्जाम्पल भाखरा नंगल डैम इन पंजाब. तो इन डैम्स बनाए जाते हैं इन रिवर्स से, क्योंकि रिवर्स जो है जो फ्लो करती है तो उनका जो वाटर होता है, उनका जो डिस्चार्ज होता है, उसे डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उन डैम से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. तो माउंटेन्स जो है सोर्स ऑफ रिवर्स के लिविंग थिंग्स के साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्ले करते हैं. Mountains are the storehouse of minerals like coal, gold, silver and germs etc. These are very common points in this chapter. Okay. They also help in promoting health in tourism. Tourism में mountain बहुत helpful है. Most of tourism points in hill stations, in hilly areas, in mountain areas like Mussoorie, Srinagar, Darjeeling and Shimla etc. These are hill stations. These are very common tourism points and very crowded tourism points. Mountains provided habitats and varied animal species. माउंटेन्स पे बहुत सारे एनिमल स्पीशीज मिलते हैं, प्लांट्स के स्पीशीज मिलते हैं, हर्ब्स मिलते हैं, श्रब्स मिलते हैं. वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज फाउंड आर इन ऑन द माउंटेन्स. ओके, these are usefulness points of mountains. Now we will take the next topic, plateaus. माउंटेन पढ़ लिया, यूजफुल सिस्टम पढ़ लिया. अब पढ़ते हैं प्लेटिव्स. प्लेटिव्स क्या होते हैं? प्लेटिव्स को बच्चा टेबल लैंड भी कहते हैं, क्योंकि वो इस तरह से माउंटेन नहीं होते. वो माउंटेन की हाइट हमने पढ़ा था कल प्रीवियस वीडियो में कि 900 से ऊपर होंगे तो 900 से नीचे होंगे तो हम उनको क्या कहते हैं? हिल्स कहते हैं, छोटे छोटे हिल्स 900 मीटर्स के. लेकिन अब यहाँ प्लेटिव्स आते हैं, यानी हिल्स के बाद नेक्स्ट जो लेवल आती है वो प्लेटिव्स की आती है. प्लेटिव्स जो होते हैं वो इस तरह से पीक नहीं होती. प्लेटिव्स की भी, प्लेटिव्स जो होते हैं वो इस तरह से ऊपर तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे टेबल लैंड फॉर्म करते हैं. कैसे? यहाँ से उठ रहे हैं, यहाँ से भी उठ रहे हैं, लेकिन पीक बनाने के बदले ये इस तरह फ्लैट एरिया ले लेते हैं ऊपर. टेबल लैंड कहते हैं. टेबल का शेप दिख रहा है ना आप लोगों को, तो इन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं. किन्हें? प्लेटिव्स को. प्लेटिव इज अ रेस फ्लैट लैंड कंपेयर्ड टू इट्स सराउंडिंग. ठीक है, फ्लैट लैंड होता है
प्लेटिव आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड्स कहते हैं। इट इज़ हाईलैंड विद अ फ्लैट टेरेन एट द टॉप, टॉप पे फ्लैट एरिया होता है। मार्क विद द स्टीप स्लोप, स्लोप यानी आसपास देखो आप तो स्टीप होते हैं, स्लोप होते हैं, यानी बिल्कुल तिरछे झुके हुए होते हैं। यहाँ से तो स्टीप स्लोप है, लेकिन ऊपर जाओ तो फ्लैट एरिया है। कॉल्ड टेबल लैंड, कॉल्ड प्लेटिव। इट्स एवरेज हाइट इट्स वेरीज यूजुअली बिटवीन 300 to 1000 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। तो प्लेटिव्स की एवरेज हाइट या जहाँ तक देखी गई है अभी तक जितने प्लेटिव्स फाउंड हुए हैं, उनकी हाइट जो है यूजुअली 300 to 1000 मीटर्स देखी गई है। ठीक है, वो प्लेटिव्स कहलाते हैं। प्लेटिव्स को तो बिल्कुल ही समझ लेते हैं जो टेबल लैंड की तरह से होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेटिव्स। प्लेटिव्स कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड सराउंडिंग। प्लेटिव्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो 3 टाइप के प्लेटिव्स हमें देखने को मिलते हैं, इंटरमोंटेन, पाइडमोंट, कॉन्टिनेंटल। इंटरमोंटेन प्लेटिव्स क्या होते हैं? द प्लेटिव विच आर बॉर्डर्ड बाय द माउंटेन फ्रॉम द ऑल साइड आर कॉल्ड इंटरमोंटेन प्लेटिव्स। इंटरमोंटेन प्लेटिव्स मतलब वो प्लेटिव्स जो ऑल साइड से, यानी ये समझ लीजिए ये यहाँ प्लेटिव्स है, अब इसके इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है। तो वो प्लेटिव जो उसके बॉर्डर यानी उसके चारों तरफ माउंटेन होंगे, वो जो माउंटेन से घिरा है वो प्लेटिव्स जो हमें इंटरमोंटेन प्लेटिव्स कहलाता है। देखो इंटरमोंटेन यानी माउंटेन के बीच में दिखने वाला प्लेटिव इंटरमोंटेन प्लेटिव्स। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेटिव्स। देखो तिब्बतन प्लेटिव्स को एक नॉलेज देती हूँ, तिब्बतन प्लेटिव्स को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड की जो छत कही जाती है तिब्बतन प्लेटिव्स। इट इज द हाईएस्ट प्लेटिव इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, पाइडमोंट प्लेटिव, ये पाइडमोंट प्लेटिव क्या है? These are the plateau which are bordered by a mountain on one side and by a sea or a plain on other side। यानी वो प्लेटिव पाइडमोंट प्लेटिव कहलाते हैं जो, ये तो प्लेटिव है ठीक है, एक तरफ तो माउंटेन है, दूसरी तरफ या तो सी है या फिर प्लेन एरियाज हैं। यानी एक तरफ माउंटेन, एक तरफ सी या प्लेन एरिया, कुछ भी दोनों में से एक तरफ माउंटेन होना जरूरी है, दूसरी तरफ सी या प्लेन एरिया दिख गया तो ये प्लेटिव्स क्या कहलाएंगे? ये पाइडमोंट प्लेटिव्स कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैटागोनिया इन अर्जेंटीना में ऐसे प्लेटिव्स नजर आते हैं जिसके एक तरफ माउंटेन एक तरफ सी या प्लेन एरिया दिखता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस प्लेटिव्स आर यूजुअली सराउंडेड बाय आइदर द सी और प्लेन फ्रॉम ऑल साइड। ऐसे प्लेटिव जो चारों तरफ सी से या चारों तरफ ही प्लेन एरियाज हो जिसके भी, वो प्लेटिव कॉन्टिनेंटल प्लेटिव्स कहलाते हैं, यानी जिनके चारों तरफ कॉन्टिनेंट्स हो। एग्जाम्पल अरेबियन पेनिनसुला। ओके, इंटरमोंटेन, पाइडमोंट, कॉन्टिनेंटल। ये आपके पिक्स दे रखी है पेज नंबर 186 पे, देख लीजिएगा। यूजफुलनेस ऑफ प्लेटिव्स के अब यूजफुल्स क्या है? Platives are the storehouse of minerals, example gold and diamond are mined from the African plateau. Iron, coal, mica is mined from the छोटा नागपुर plateau in India। तो ये जो टेबल लैंड है, ये जो प्लेटिव्स हैं, ये बहुत बड़ा स्टोर हाउस है मिनरल्स का। तो गोल्ड और डायमंड जो है अफ्रीकन प्लेटिव्स से माइन किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। इसी तरह आयरन, कोल और मीका जो है हमें इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटिव से माइन किए जाते हैं। लाइक माउंटेन्स, प्लेटिव्स ऑल्सो हैव अ कूल क्लाइमेट एंड सिक्निक ब्यूटी, दे हेल्प एनहांस द टूरिज्म इंडस्ट्रीज। तो माउंटेन्स की तरह प्लेटिव्स भी, क्योंकि 1000 मीटर्स की हाइट है, 300 मीटर से अप हाइट है, तो ऑब्वियस है
जब हम 900 मीटर्स की हाइट पे हिल्स में स्नोफॉल देख सकते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कूल दे सकते हैं, तो टेबल लैंड्स यानी प्लेटिव्स पे भी टेम्परेचर कूल ही रहता है। प्लेटिव फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ वॉल्केनिक लावा, एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू। तो जो प्लेटिव्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ लावा जो मैग्मा जो बाहर आउटर कम आता है उसकी वजह से, वेंट से जब बाहर आता है वो ठंडा होता है, जब वो सॉलिड पे आ जाता है तो उन लावा के सॉलिडिफिकेशन के बाद हमें ये प्लेटिव्स नज़र आते हैं। और वॉल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म में आने वाला जो प्लेटिव है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेक्कन प्लेटिव। आर रिच इन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन एंड शुगर केन कल्टीवेशन। तो जितने भी प्लेटिव्स नज़र आते हैं हमें उन पर ब्लैक सॉइल नज़र आती है, और ब्लैक सॉइल जो होती है कॉटन और शुगर केन के लिए बेस्ट मानी जाती है। रिवर विच ओरिजिनेटेड और फ्लो थ्रू द प्लेटिव्स नॉट ओनली हेल्प द इरिगेशन बट ऑल्सो हेल्प जनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, एग्जाम्पल नागार्जुन सागर डैम ऑन रिवर कृष्णा। तो देखो जितने प्लेटिव्स हैं तो उन प्लेटिव्स के बीच में से या प्लेटिव्स पे से भी रिवर्स फ्लो करती हैं, तो इनके आसपास से, इनके ऊपर से जितनी भी रिवर्स फ्लो करती हैं तो वहाँ कंस्ट्रक्शन डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, सेम जिस तरह हम माउंटेन्स पे देखते हैं। और यहाँ से जनरेट होने वाले, यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स के डिस्चार्ज वाटर से डैम कंस्ट्रक्ट करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नागार्जुन डैम है जहाँ से कृष्णा रिवर बहती है और यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। प्लेन्स की बात करते हैं। प्लेन्स आर यूजुअली लो लेइंग फ्लैट एरिया विथ लीस्ट अनइवनेस। These are plain and leveled stretch of land running hundreds of the thousand in kilometers. Plain are very useful for agriculture. देखो प्लेन एरिया के बारे में क्या बताएं, आप जानते हैं फ्लैट एरियाज जो होते हैं वो प्लेन एरियाज कहलाते हैं। प्लेन एरियाज एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होते हैं। प्लेन एरियाज में हमें ज़्यादा पॉपुलेशन दिखती है क्योंकि वो फर्टाइल होते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम नहीं आती, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सिस्टमेटिकली हो सकती हैं। Most of the plain in the world have been formed by the deposition of sand, silt and fine particle of the soil brought down by the river from the mountain or plateaus. बहुत सारे प्लेन एरियाज अगर वर्ल्ड में देखें तो रिवर जब माउंटेन और प्लेट्यूज से फ्लो करती हुई अपने साथ डिपोजिशनल पार्टिकल्स लेकर आती है ना, पढ़ा था हमने कि रिवर जब फ्लो करती हुई आती है तो अपने साथ देखो रॉक से भी टकराती है, बहुत सारे सेडिमेंट से भी टकराती है। तो रॉक से टकराती है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटकर रिवर के फ्लो वाटर के साथ बह जाते हैं, अपने साथ वो सैंड भी लाती है, अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स। तो ये सारे पार्टिकल्स जब वो नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होती है तो वो पार्टिकल्स को वहीं छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे ऐसे ही प्लेन एरियाज जो हैं बने हैं, जो रिवर्स ने बनाए हैं। These fine soil particles deposited by the river are known as alluvium, which is very fertile for agriculture activity. तो देखो ये जो पार्टिकल्स हैं ये जब रिवर ने छोड़े और प्लेन एरिया फॉर्म हुआ। अब देखो प्लेन एरिया हमने देखा क्रस्ट के ऊपर सबसे जो बारीक सी लेयर होती है वो सॉइल की होती है, तो वो रिवर की वजह से वो एरिया जो फॉर्म हुए हैं तो उन पर जो दिखने वाली सॉइल है ना वो एलुवियल सॉइल कहलाती है, जो फर्टिलिटी लेवल उसमें बेस्ट होती है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट मानी जाती है। टाइप्स ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स के भी टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन्स है, एलुवियल प्लेन्स है, ग्लेशियल प्लेन्स है। तो स्ट्रक्चरल प्लेन्स क्या है? सच प्लेन्स आर फॉर्म बाय द अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एग्जाम्पल मार्बल कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। देखो कुछ प्लेन जो हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, यानी जब कॉन्टिनेंट बने तो उस दौरान जब वो आपस में टकराते थे, जो 7 हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, तो उन कॉन्टिनेंट्स के आपस के टकराने की वजह से जो एरिया फॉर्म में हुए हैं उन्हें हम स्ट्रक्चरल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मालाबार कोस्टल प्लेन है इंडिया का, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल प्लेन का। एलुवियल प्लेन्स
द प्लेन्स विच आर फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड्स कॉल्ड एलुवियल प्लेन्स। अभी अभी पढ़ा है एलुवियल के बारे में। तो एलुवियल प्लेन्स कैसे बनते हैं? रिवर्स के पार्टिकल्स फॉर्मेशन से। तो द इंडोजेनेटिक प्लेन ऑफ इंडिया विच एक्सटेंड ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर्स। ठीक है। ग्लेशियल plains are formed by the movement of the glacier under the force of gravity. Such plains are found in Canada, Siberia, etc. तो ग्लेशियर की वजह से जो प्लेन एरिया फॉर्म में आए हैं वो ग्लेशियल प्लेन्स कहलाते हैं। कनाडा और साइबेरिया इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कोस्टल प्लेन्स, these plains are found to be at sea coast. कोस्टल प्लेन जो सी के पास होते हैं वो कोस्टल ही कहलाते हैं। कोस्टल एरिया कहते हैं ना, सी के पास वाला एरिया कोस्टल एरिया। तो वो प्लेन जो सी के पास होते हैं वो कोस्टल प्लेन कहलाते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन बाय सी वेव्स। सी वेव्स अपने साथ जो डिपोजिशन लाती है, उन डिपोजिशन के काफ़ी मिलियन ईयर्स के बाद जो फॉर्मेशन दिखती है प्लेन एरियाज की, वो कोस्टल प्लेन्स होते हैं। कोस्टल प्लेन्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ अमेरिका। यूजफुलनेस ऑफ प्लेन्स। अब प्लेन्स के यूजफुलनेस क्या है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूजफुलनेस ऑफ प्लेन इन एग्रीकल्चर, कॉमन थिंग। प्लेन प्रोवाइड अ फ्लैट लैंड फॉर कल्टिवेशन एंड फर्टाइल सॉइल, राइट है। अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन ऑब्टेन फ्रॉम द प्लेन। क्लियर है? 85% एग्रीकल्चर जो है वर्ल्ड का प्लेन एरियाज पे होता है। फ्रॉम एग्जाम्पल इंडस गंगा प्लेन, होंग हो प्लेन, मिसिसिपी प्लेन एंड नाइल रिवर प्लेन आर दी वर्ल्ड बेस्ट प्लेन। ओके। अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइव इन प्लेन्स। 90% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? प्लेन एरिया पे। इट इज़ द बिकॉज ऑफ अवेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड एंड ईज ऑफ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अभी बताया था कि प्लेन एरिया पे बहुत सारी चीज़ें यूजफुलनेस की मिल जाती हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती। जैसे रोड्स हुए, डैम्स हुए, यहाँ बहुत इजी में कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। हाउस बिल्ड करना इजी में कंस्ट्रक्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर इजी। तो इजी थिंग की वजह से प्लेन एरियाज जो हैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं इन दी वर्ल्ड। ऑल दी मेजर सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन प्लेन। जितनी मेजर सिविलाइजेशन देखते हैं हम, वो सब प्लेन एरियाज पर हैं। डिस्टर्बेंस इन द लैंडफॉर्म। Although these landforms are creation of nature, but since the dawn of civilization on this earth, man is dependent for his survival on them. People live in almost all form of landforms, be they mountains, plateaus or plains. देखो जैसे जैसे civilization and जैसे जैसे अर्थ पे जैसे जैसे मैंस का, ह्यूमंस का सर्वाइव होना शुरू हुआ, उसने लैंड को यूज़ करना शुरू किया। मैनी सिविलाइजेशन हमें प्लेन एरियाज पे दिखती हैं। साथ के साथ हम ये नहीं कह सकते हैं कि माउंटेन्स और हिल्स और प्लेटिव्स पे लोग नहीं रहते। तो माउंटेन और हिल्स और प्लेटिव्स पे भी ह्यूमंस की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। These landforms have a great bearing on man's life. A slight changes due to say earthquake, flash floods, tectonic movements causes great damage to humans. On the other hand, man, because of his greed in the name of development, it's tampering with these landforms by cutting down forests, making highways in mountain areas, which has disturbed these landforms. We humans need to find a way to coexist in the sustainable manners. हमने क्या किया है? हमने हमारी बेटर कंडीशन के लिए, हमने हमारी नीड्स के लिए, हमने हमारी फैसिलिटीज़ के लिए क्या किया? हमने इन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। हमने बड़े बड़े माउंटेन्स को कट करके हाईवेज निकाल दिए, हमने टनल बना दी, बड़े खुशी खुशी टनल के अंदर से जाते हैं। तो हमने माउंटेन्स कट करे हैं बड़े बड़े। तो हमने क्या किया? हमने नेचर को डिस्ट्रॉय किया है। हमने क्या करा? हमने डेवलपमेंट का नाम दिया है उसको। लेकिन अगर हम नेचर की किसी चीज़ को डिस्चार्ज करते हैं तो रिटर्नली भी तो नेचर हमें डिस्चार्ज करेगा। तो इससे क्या नज़र आता है? मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, फ्लड्स, ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना आज, वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का नतीजा है कि हमने जो अर्थ का
लैंडफॉर्म थे, उन लैंडफॉर्म को हमने डिस्ट्रॉय किया तो नेचर ने रिपीट, नेचर का जो आंसर आज हमारे सामने है कि आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो जिस तरह हम समझते हैं मिनरल्स को, वाटर्स को, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनना चाहिए, उसी तरह हमें इन लैंडफॉर्म को भी के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाना चाहिए। इनका भी हमें यूज़ उतना ही करना चाहिए जितना नेचर हमें इसके यूज़ की परमिशन देता है। अदरवाइज एक वो फ्यूचर में एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि हम जो है इन लैंडफॉर्म्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।